स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आपको मालूम है ना, इंडिया में इनइक्वालिटीज कितनी ज़्यादा हैं। आपको ये भी मालूम होगा, आपने कई बार ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स देखी होंगी कि कैसे इंडिया में वेल्थ कंसंट्रेशन लगातार बढ़ा है। यानी टॉप 1%, टॉप 10% के पास बॉटम 50% से लगभग दुगने से ज़्यादा वेल्थ है। ठीक है, उसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि कैसे टैक्सेस जो हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में पुअर पीपल, वल्नरेबल पीपल को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जो आदमी 1 लाख रुपया कमा रहा है और 5% GST किसी चीज़ पे दे रहा है, और जो आदमी मान लो 20,000 रुपये कमा रहा है और 5% GST दे रहा है, दोनों के ऊपर जो प्रोपोर्शनेट आपका इफेक्ट आएगा वो वल्नरेबल लेस इनकम वाले पर्सन के ऊपर ज़्यादा आएगा। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, ऐसा नहीं है। ग्लोबली हमने देखा है चीज़ें बदलते हुए। भारत में भी हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें हम बदल पाएंगे। ये जो हमारी खाई बढ़ती जा रही है बिटवीन अमीर गरीब में, जो खाई बढ़ते जा रही है, ज़्यादा वेल्थ वाले लोगों में और कम वेल्थ वाले लोगों में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, एक सोशल इनइक्वालिटी, एक क्लास डिवाइड जो देखा जा रहा है भारत के कैपिटलिज्म में, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, क्या इसकी वजहें हैं, क्यों है ये, और इसकी वजह से इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। और इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरेजेस, कि हम कहते हैं ना कि जीडीपी सही चीज़ नहीं है, जीडीपी पर कैपिटा होना चाहिए। आज हम इसको भी डिबंक करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जीडीपी पर कैपिटा भी, क्योंकि इंडिया में इनइक्वालिटी ज़्यादा है, एक सही प्रमाण नहीं हो सकता भारत के डेवलपमेंट का। क्या है वो सही प्रमाण, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जानने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंडियाज हाई ग्रोथ पैराडॉक्स, अ टेल ऑफ टू इंडियाज। टू इंडियाज मतलब वही दो इंडिया जो कहीं ऊपर के तबके पे बैठा है, और एक जो हसल कल्चर में परेशान है, अपने डे टू डे लाइफ जीने में उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जा रही है किसी तरह टू एंड्स मीट करने में। ठीक है, तो देखते हैं हमको पढ़ना क्या है। देखो भाई, सेंट्रल क्वेश्चन क्या है कि वाई डू सो मेनी इंडियंस फील लेफ्ट बिहाइंड। ऐसा क्यों है? देखो, हम लोगों को पता है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा है। इंडिया इज ग्रोइंग फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज। 7%, 6%, 7% के बीच में रहता ही रहता है। इवन कोविड था, उसके बाद इतने स्ट्रक्चरल इश्यूज रहे, सप्लाई चेन बॉटलनेक से अभी दुनिया भर में सब कुछ चल रहा है, बट इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि इंडिया का ग्रोथ जो है अमंग मेजर इकोनॉमी ज़्यादा है। बहुत बेहतर होना चाहिए था, 2 डिजिट ग्रोथ चाहिए हमें अगर हमें डेवलप नेशन बनना है बाय 2047, बट नॉनदलेस अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। घूम फिर के अगर बात की जाए तो इंडिया आज लगभग $4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और पिच किया जा रहा है, लगभग अगर हम मान के चलते हैं तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग हो गए, यूके, जापान जैसी कंट्रीज को पछाड़ के। उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। इन सारी इकोनॉमीज में एक चीज़ कॉमन आपको दिखाई देगी, ये सब डेवलप्ड इकोनॉमीज है और इनकी ग्रोथ अब स्टैग्नेट कर चुकी है, बिकॉज दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इनफ। वो ज़्यादातर सर्विसेज सेक्टर की आपको इकोनॉमीज दिखाई देंगी, हाई इंटेलेक्चुअल क्लास की इकोनॉमीज दिखाई देंगी, हाई एकेडमिक्स की यानी हाई ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट वाली इकोनॉमीज दिखाई देगी। तो यहाँ धीरे धीरे ग्रोथ अब स्टैग्नेट हो चुकी है, बिकॉज चीप लेबर, मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई करने में ज़्यादातर फैक्ट्रीज आपकी चाइना या वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया ऑल्सो यहाँ पे जा चुकी है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ये देखेंगे कि ये जो ग्रोथ रेट है हमारा, वो हमें अगले 2 से 3 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बना देगा। बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका मतलब क्या है? जब हम 7% से ग्रो भी कर रहे हैं एनुअली, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हैं, फिर भी दुनिया में इनइक्वालिटी में हम 134th नंबर पे हैं। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें 148th नंबर पे हैं, 140वें नंबर पे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अमंग द 196 नेशंस 140 पे हैं हम लोग। ये है हमारी इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी बढ़ी जा रही है। यानी जो कम कमा रहा है वो कम ही कमा रहा है, उसकी रियल वेज ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, एंड दैट हैज़ लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंज। सॉरी। ठीक, व्हाट इज द सेंट्रल क्वेश्चन नाउ?
क्या होना चाहिए हमारा सेंट्रल क्वेश्चन, हमें सवाल क्या पूछने हैं अपने से, सरकार से, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, वो ये है कि इंडिया का जो हेडलाइन इकोनॉमिक सक्सेस है वो इंडिया में ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं दिखा रहा। वो जो इंडिया की एक पिक्चर पेंट हो रही है दुनिया भर में, वो क्या वो सही हो रही है? नहीं, क्योंकि जैसे ही किसी को मौका मिल रहा है वो इंडिया से बाहर जाने की सोच रहा है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इसलिए जाना चाहते हैं बिकॉज दे वांट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द मनी दे हैव अर्नड। लो इनकम पीपल वांट टू गो आउटसाइड सो दैट दे कैन अर्न अ बिट मोर, सो दैट उनकी फैमिली की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बैक होम इन इंडिया वो बेहतर हो सके। तो कहाँ हैं हम लोग? वेयर आर वी लाइंग? हम लोग आज यही देखेंगे, डेटा, इकोनॉमिक थ्योरीज और कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस जो कि फार फेच्ड हैं। फार फेच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि रातों रात चुटकी बजाए और सही हो जाएगा, नहीं। जैसे हमने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए 10 साल 15 साल का प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, टाइमलाइन लेके चलते हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या आपका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना हो, सब कुछ उसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको समय रहते 10 साल 15 20 साल में उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तुरंत नहीं दिखाई देंगे बट दिखाई देंगे। आप स्कूल्स को अच्छा करेंगे, अपनी प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर करेंगे तो इसके फल आपको 10वीं पास किए हुए बच्चे नहीं देंगे, 12वीं पास किए बच्चे नहीं देंगे, बट बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज देयर व्हेन नो वन वॉज देयर, द चाइल्ड और द पर्सन हु इज ग्रोइंग अप will be more tilted towards serving the country rather than going out of the country। ठीक है, हमें अपना ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करना है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि क्या है हेडलाइन स्टोरी हमारी। हम हैं तो सुपरस्टार, इसमें कोई बात दो राय है ही नहीं। ग्लोबल पावर हाउस है हम लोग, वी आर 5th ऑलमोस्ट 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, क्योंकि जापान तो ग्रो कर नहीं रहा है, डी ग्रोथ वाली स्टोरी है उनकी। तो बाय द टाइम दिस ईयर एंड्स ये फॉर्मली आपको आ जाएगा, अभी तो फॉर्मली नहीं आया ना, कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। प्रोजेक्शंस शो दैट वी विल बी ओवरटेकिंग जापान बाय 2025, मतलब वी हैव ओवरटेकन, बट ऑफिशियली बाय द ईयर एंड ये आ जाएगा कि हम जापान को पूरी तरह से ओवरटेक कर चुके हैं, कोई दोहमत रखने की जरूरत नहीं है। और जर्मनी को 2028 में हम पार कर लेंगे, 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे। मोमेंटम अच्छा है हमारी जीडीपी का। अब खुद सोच के देखो, सिर्फ 10 साल में हमारी जीडीपी 2 ट्रिलियन 2.1 से आज 4.2 के आसपास आ गई, यानी डबल से भी, मतलब 105%, मतलब थोड़ा डबल से भी ज़्यादा आपको ग्रोथ दिखाई देगी आपके जीडीपी में। तो ये नंबर्स तो अच्छे चल रहे हैं, बट वो दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्यों आप कभी भी किसी सिग्नल पे गाड़ी रोक रहे हैं या कहीं आप जा रहे हैं तो आपको पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, गरीबी की प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम, भागे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं? क्यों है ऐसा, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हम कंसिस्टेंटली 6.5% से ग्रो तो कर रहे हैं, एंड दिस मेक्स अस हाईएस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। बट ये फिर आपको आगे ट्रिकल डाउन होता हुआ नहीं दिखेगा। वो सब हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, सारी थ्योरीज के साथ, बैक्ड बाय डेटा, फिगर्स, और कैसे हमारा एवरेज भी इनइक्वालिटी बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम में जा रहा है, ये भी। बट उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट आवर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रतिज्ञा बैच इज गोइंग ऑन। इसके एडमिशन सब ओपन है, ठीक है, और क्लासेस भी ओपन हो रही है। हमने अभी ओरिएंटेशन किया है और कल से हम पूरी क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आप लेट मत करिए। हम इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस से ये क्लास शुरू कर रहे हैं, सो दैट you know we will have some time to know each other। हम लोग अपना लर्निंग पैटर्न्स भी सीख लेंगे, एंड देन वी विल मूव टू पेपर 1 माइक्रो ये सब। तो लेट मत करो, यूज करो HS लाइव कोड एंड गो फॉर द प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच। सब कुछ है इसमें, आपको लाइव क्लास मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है, जिसमें डाउट क्लियरिंग से लेके आंसर इवैल्यूएशन तक आपको दिखाई देगा। आपको PYQs भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज विल बी एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज। आप सोच के देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस, फिर PYQs बिल्डिंग अपॉन द बेस, एंड दीज टेस्ट सीरीज विल बी मेकिंग यू एग्जाम रेडी। तो अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहिए, गो फॉर द प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। और क्या करना है आपको, जस्ट फॉलो मी ऑन टेलीग्राम विथ योर डाउट्स, हाउ टू गेट एडमिशंस, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट फॉर यू। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप यहाँ हिपोनॉमिक्स पे you can ask me or you can write to me on rishabh.singh@studieiq.com। ठीक, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करो मेरे साथ तुरंत,
and team will reach out to you, or you can directly call the team also 76400300। आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ कि पैराडॉक्स क्या है, पहले वो समझते हैं। इंडिया में पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स है इनइक्वालिटी। हमारे यहाँ देखो जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, हाई जीडीपी ग्रोथ है, 4.2 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी हो जाएंगे, हैं ही हम 2025 में। बट जॉब क्रिएशन देखिए आप 5.6%, अनएम्प्लॉयमेंट इज 5.6%। अभी समझ में नहीं आएगा, बट लास्ट मंथ दिस वाज 5.2% अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट आपका मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है। इवन व्हेन इंडिया इज द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, महंगाई भी कम हो रही है, रेट कट्स भी हो रहे हैं, बट अभी भी ये ट्रांजिशन दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज स्टिल लो इन इंडिया। तो जॉब ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगी, जॉब्स आपकी कम हो रही हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। वैसे भी इंडिया में लगभग 80 से 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज मतलब जो दिहाड़ी मजदूर हुए, जिनके पास एक फॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, गिग वर्कर्स हैं, आपके राइडर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कुछ लोग अपनी रेडी पटरी लगा रहे हैं, सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, दे आर ओनिंग अ बिजनेस छोटा छोटा। तो इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया में 80-90% के आसपास है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव अ जॉब सिक्योरिटी और अ सोशल सिक्योरिटी नेट। उनको पेंशन नहीं मिलने वाली, उनको ये नहीं पता कि कल उनकी ज़रूरत होगी या नहीं। इसीलिए आप देखते हैं कि ट्रांजिशनली बहुत ज़्यादा आपको वेरिएंस दिखाई देता है इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में, और ज़्यादातर वो बढ़ता ही हुआ दिखाई देगा, ठीक है। विथ ऑटोमेशन कमिंग, विथ एआई कमिंग, धीरे धीरे जो हमारे लगभग 15 से 20 लाख इंजीनियर्स भी निकल रहे हैं हर साल, इस पूरे जॉब पूल में हर साल 1.2 करोड़ लोग ऐड होते हैं, जिसमें लगभग 15 से 20 लाख इंजीनियर्स हैं। अब वो इंजीनियर्स अगर ट्रेंड नहीं है इंडस्ट्री लेवल पे, तो एआईज विल कम, जो टेस्टर्स डेवलपर्स की जॉब है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है इंडिया में। यानी जिस सर्विस सेक्टर के ऊपर हम लोग राइड कर रहे थे, वो भी अब धीरे धीरे इंडिया को दूसरी तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो हम देखते हैं कि इनइक्वालिटीज कैसे बढ़ी है। हमको ये समझ में आ रहा है कि टॉप 1% जो इंडिया का है, टॉप 1%, वो 22% ऑफ नेशनल इनकम कैप्चर किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं है, रुक जाओ, ये 22% इनकम तो कैप्चर किया है टॉप 1%, बट इसके साथ साथ टोटल वेल्थ जो इंडिया में है, यानी जो भी जीडीपी है, उसका लगभग 40% इज विथ टॉप 1%, 40% इज विथ टॉप 1%। यानी जो बचे हुए 99% लोग हैं, सुनो मेरी बात, 99% लोग हैं, उनके पास वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन 60%, टोटल वेल्थ इंडिया की, ठीक। और उसमें भी अगर आप बॉटम 50% पे चले जाते, तो आपको इनकम के तौर पे दिखाई देगा कि सिर्फ 13% के आसपास इनकम, यानी 50% जो लोग हैं उनकी 13% इनकम है। ये बात याद रखना, आगे जाके अभी काम आने वाली, ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट लैग अगर आप देखते हैं, इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज 134th, इवन बांग्लादेश से पीछे। अब ये तो हुई प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, इसको थोड़ा और इन डेप्थ जाके समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ क्या है? सर्विस सेक्टर। बट सर्विस सेक्टर हैज अ प्रॉब्लम, सर्विस सेक्टर इज जॉब इन इलास्टिक, यानी हर 1% जीडीपी ग्रोथ जो सर्विस सेक्टर देता है, for each 1% GDP growth by services, job creation is only 0.1, only 0.1%। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि हम लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं, हमारे पास लेबर बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर आप लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, एमएसएमईज की बात करते हैं, तो यही 1% इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग will create 2.2 times more jobs, direct as well as indirect, यानी 2.5 गुना, मतलब लगभग समझ लो कि अगर 1% इंक्रीज आएगा मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी वजह से लगभग 2.5 टाइम्स इंक्रीज आएगा आपकी जॉब्स में। यानी हर एक नई इंडस्ट्री या हर 1% ग्रोथ आपको 2.5 गुना ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देगी जॉब्स में। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल समझना है अगर, तो इंडिया में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड है। आज भी लगभग 45% या थोड़ा ज़्यादा ही उससे, और पोस्ट कोविड में तो ये और बढ़ा है, वो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है।
ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर में। इनको सबसे पहले कहाँ एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए था? मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया भर की इकोनॉमीज ऐसे ही चलती हैं, बट इंडिया ने ये सेकंड स्टेप तो लिया नहीं, हम लोग तो सीधे सर्विसेज की तरफ चले गए। अब सर्विसेज की तरफ जाने में एक प्रॉब्लम है, ये एग्रीकल्चर लेबर इतना स्किल्ड नहीं है कि वो आईटी सर्विसेज या हाई लेवल सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे आपको स्किल्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको चाहिए स्किल्स। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अब सर्विसेज सेक्टर भी लो लेवल स्किल सर्विसेज में ही हम इंडिया में ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो गिग इकोनॉमी हो, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो। बट हॉस्पिटैलिटी मतलब वो नहीं कि आपने ट्रेनिंग ली है, यू हैव अ डिग्री, डिप्लोमा, समथिंग, नो। सिंपल जैसे आप टूर गाइड की बात करते हैं, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, बट दे आर जस्ट डूइंग दैट लो लेवल स्किल जॉब्स। अब लो लेवल स्किल जॉब करते हैं आप, तो आपकी इनकम भी ग्रोथ नहीं करती। ठीक है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एनरोलमेंट रेट तो वैसे भी इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। आगे देखेंगे अभी हम लोग ये बात। ठीक है, तो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन हम देखें अगर जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में, तो सर्विसेज लगभग 55 से 60% जीडीपी, डिपेंडिंग अपॉन गुड ईयर और बैड ईयर। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 55% का उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। बट ओवरऑल अगर हम जॉब क्रिएशन देखें तो खाली 29 से 30% है, ओनली 29 to 30%। उससे अच्छा तो हमारा इंडस्ट्री है, 25 से 30% का कंट्रीब्यूशन रहता है इंडस्ट्री का। लगभग मान लो अभी इस साल 26-27% के आसपास है, 26-27% के आसपास इंडस्ट्री का। और जितना इनका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, लगभग उतना ही ये जॉब क्रिएट भी करते हैं, 25%। बट दे आर अंडर परफॉर्मिंग। अंडर परफॉर्मिंग क्यों है? बिकॉज इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर आइदर वेरी लार्ज स्केल और वेरी स्मॉल स्केल। या तो वहाँ पे 9-10 लोग काम कर रहे हैं, या फिर 1000 के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे ऑटोमेट हो रही हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर्क एट द लेवल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो अपना कॉस्ट कट करते। इंडिया में जो मिसिंग मिडिल सेक्टर है, यानी एमएसएमई में जो मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस मिसिंग है, यानी 50 से लेके 500-600 तक वाली जो इंडस्ट्री होती है, जो एम्प्लॉयमेंट देती है 50 लोगों से लेके 600 लोगों तक, वो इंडस्ट्री मिसिंग है इंडिया में। और ये मिसिंग मिडिल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्रीकल्चर में देखो अगर, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में अगर आपको 15-16%, मैक्सिमम आपको 19% के आसपास दिखाई दे जाएगा। बट लगभग 45% ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब है लो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम है। और इस लेबर को कहाँ पे एम्प्लॉय किया जाना था? इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया का टारगेट था कि अपने मैन्युफैक्चरिंग को, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को वो 25% तक ले जाएगा बाय 2025, बट वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट ड्रीम ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस। ये लेबर, एग्रीकल्चर लेबर एब्जॉर्ब कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग में, बट मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर रही है। बहुत सारे रीजन है इसके, कॉम्पिटिटिव नहीं है, हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, लैंड रिफॉर्म नहीं है, लेबर रिफॉर्म नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक डिप्लॉयमेंट, तो डिले होता रहता है। अब इसके बाद अगर आप देखें इम्बैलेंस है क्यों? इम्बैलेंस इसलिए है कि जिनके पास ठीक ठाक पैसे हो गए और उन्होंने कॉलेज कर लिया, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर ली, फाइनेंस की पढ़ाई कर ली, लॉ की पढ़ाई कर ली, सिर्फ हम अब आपको इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे, उनका फ्यूचर थोड़ा ठीक है, क्योंकि दे आर स्किल्ड और इंडिया इज सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, तो उनको हाई स्किल्ड जॉब्स मिल जा रही हैं। बट एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जा रहा है फिर, जिनको हाई स्किल जॉब मिल रही है उनके पास वेल्थ इनकम बढ़ रही है, और जिनको नहीं मिल पा रही फिर वो वापस कहाँ जा रहे हैं? एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, और कोई गिग वर्कर बन जा रहा है, इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाने, जिनको उनको पता ही नहीं है कि अगले दिन उनको नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड दैट इज क्रिएटिंग अ होल लॉट ऑफ डिवाइड। ये डिवाइड जो है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये जो वर्कर है, एग्रीकल्चर वर्कर, वो सर्विसेज में डायरेक्ट जा नहीं सकता, ही नीड्स अ डिग्री, और जब तक वो डिग्री नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है, तब तक वो वहाँ जाएगा नहीं। एंड दैट इज क्रिएटिंग अ ग्रेट डिवाइड इन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी। ठीक है, जॉब डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ 5.6% है, जो बढ़ा है। इसके साथ साथ देयर इज अ यूथ क्राइसिस, यानी अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एजेस बिटवीन 15 to 29, द राइप एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है, जिसमें आप सब जोड़ के रखते हैं अपने आप को कि 30 साल काम करेंगे, पेंशन उठाएंगे, ये वो 60 साल तक काम करेंगे, वहां भी 13.8% का आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा। और सुनो, विथ स्टेट्स लाइक केरला
जो बोस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 100% लिटरेसी रेट है, वहाँ पे ये 30% के आसपास है, 30% के आसपास है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एंड इट्स अ बिग रीजन टू वरी कि खाली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विदाउट इंडस्ट्रियल बेस कितना घातक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि केरला में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं वो सर्विस बेस्ड हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री है मोस्टली, और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो धीरे धीरे केरला से बाहर जा रही है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। वहाँ का जो यूथ है या तो वो गल्फ कंट्रीज में जा रहा है कमाने और रेमिटेंसेज आ रहे हैं, इसलिए केरला का आपको दिखाई देगा जो स्टेट जीडीपी है वो अच्छा करता हुआ। अच्छी बात है कि केरला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में इंडिया में लगभग वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट का टॉप 5 में, टॉप 3 में। बट ह्यूमन डेवलप करके फिर आप क्या कर रहे हैं, कहाँ मिल रही है उसको जॉब, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो केरला में एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको दिखाई देगा कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इवन विथ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इन केरला इज क्वाइट हाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज क्वाइट हाई, डबल है, ये डबल से ज्यादा है नेशनल एवरेज के। ठीक, तो और एक इनफॉर्मल ट्रैप भी है। इंडिया में लगभग 80-85% के आसपास जो लोग हैं वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का ही हिस्सा है। ठीक है, उनके पास कोई फॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है, पेंशन नहीं है, ईपीएफओ नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। उनके पास ये भी नहीं पता कि कल उनकी जरूरत है या नहीं। ठीक है, तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि लगभग 110 मिलियन वर्कर जो हैं वो ऐसी अनइनकॉर्पोरेटेड, मतलब जैसे मान लो छोटी दुकान है उसमें एक हेल्पर रखा है, 2 हेल्पर रखे, अनइनकॉर्पोरेटेड जो आपकी इंटरप्राइजेज हैं वहां पे आपको काम करते हुए दिखेंगे, बट प्री पेंडेमिक लेवल से तो फिर भी कम है। ठीक, यानी कि लो वेजेस बिकॉज दे आर डूइंग लो स्किल जॉब्स, there is no social security because it is informal in nature and they have precarious livelihoods, यानी उनको पता नहीं कि उनका कल कैसा होगा। अब ये अगर इतना सोचो कि सबको लगता है कि हमारे पास बहुत स्ट्रगल है, बट अगर किसी को ये पता है कि अगले दिन पता नहीं हम रात का खाना खा पाएंगे या नहीं, अब वो आप सोच के देखिए। द स्ट्रगल इज रियल बिकॉज दो ट्रांजिशन होना चाहिए था वेल्थ का, इवन आफ्टर पेंडेमिक आप देखते हैं कि वेजेस में ग्रोथ नहीं होती बट प्रॉफिट्स में कॉर्पोरेट के ज्यादा ग्रोथ होती है। 20-20, 22-22, 25% तक प्रॉफिट ग्रोथ होता है, बट वेजेस ग्रोथ नहीं होती, 3%, 4% के आसपास होती है। दैट इज ऑल्सो अ बिग रीजन कि वो वेल्थ जो है कॉन्सेंट्रेट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे वालों को नहीं मिल रहा। इवन मिडिल क्लास इज ग्रोइंग, बट जो मिडिल क्लास ऑलरेडी है उसका वेज नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो हमें ये डिवाइड समझने की कोशिश करनी है कि इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में समझना है। तो इंडिया में जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास 58% वेल्थ है, टॉप 8%, टॉप 10% उनका इनकम 58%। और अगर वेल्थ की बात करें तो टॉप 10% 65% के आसपास वेल्थ होल्ड करते हैं, बॉटम 50% इज ओनली 6.4%। अगर इस 10% को और बाइफर्केट कर दो, यानी टॉप 1% की इनकम देखनी हो तुमको, टॉप 1% की, तो हमने देखा है कि टॉप 1% के पास 22% ऑफ नेशनल इनकम है, और वेल्थ अगर देखोगे तो टॉप 1% की आपको वेल्थ दिखाई देगी 40%, और बॉटम 50 के पास 6.4। आप टॉप 10 भी ले जाइए, क्योंकि टॉप 10 होना भी, टॉप 10 इन इंडिया इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर। और आई एम टेलिंग यू वाई। आप अगर इस देश में 20-25 लाख रुपए कमा रहे हैं एनसीआर जैसी रीजन में, आप टॉप 10% इनकम का हिस्सा हैं, बट वो 25 लाख कमा के भी आप हो सकता है कि एक घर ना खरीद पाए, अफोर्ड ना कर पाए, एक अच्छा घर आप अफोर्ड ना कर पाए गुड़गांव जैसे शहर में, एंड दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, हाउसिंग क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि वेल्थ इनइक्वालिटी भी है और उसके साथ साथ इनकम इनइक्वालिटी भी है, क्योंकि आप अगर टॉप 10% के पास 58 है, हमें मालूम है कि बॉटम के पास तो 13% है, बॉटम 50% के पास इनकम में कंट्रीब्यूशन 13%। उसके साथ साथ हमको ये भी मालूम है कि वेल्थ में ओनली 6.5%। वेल्थ का मतलब जैसे आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एसेट, रियल एसेट जैसे लैंड, फाइनेंशियल एसेट्स, ये सब में ओनली 6.5% फॉर द बॉटम 50%। और इसीलिए आई एम टेलिंग यू व्हाई आई एम सेइंग कि जीडीपी पर कैपिटा भी इंडिया के लिए थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा देखते हैं, जीडीपी पर कैपिटा टोटल इंडिया की, तो इट्स अराउंड $2,900, 2,880 के $2,900 हम लोग मान लेते हैं। इसका मतलब है अगर आप इसको रुपीस टर्म में देखिएगा तो 2,40,000 रुपए।
ठीक है, 2,40,000 रुपये। अगर आप टॉप 10% को हटा देते हैं, आप रिमूव कर देते हैं ऊपर के 10% लोगों को, तो इंडिया का जीडीपी मालूम है कितना आएगा? गेस करो कितना आएगा। इंडिया का जीडीपी अगर टॉप 10% लोगों को हटा दिया जाए तो जीडीपी पर कैपिटा कितना हो जाएगा? जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस। इट विल बी ओनली अराउंड 700, लेट्स से $70, $770 ओनली। यानी 2,40,000 जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में आपको फिर दिखाई देगा मालूम है कितना? ओनली अराउंड 64,000 रुपीज। सिर्फ 10% लोगों को हटाया है। ये 2,40,000 का नंबर 64,000 पे आके रुकता है। यानी मैक्सिमम इनकम और वेल्थ कंसंट्रेशन टॉप 10% लोगों के पास है। तो आप रियल, अगर आप देखते हैं रियल इंडिया, द सेकंड साइड ऑफ इंडिया, उसमें आपको दिखाई देगा ये जो 2,40,000 रुपए का आपका जीडीपी पर कैपिटा जिस पे हम खुश हो रहे हैं कि इस 2,40,000 पे भी दुनिया भर में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर कैपिटा इनकम में जो रैंक है इज 140। और अगर आप सोच के देखिए टॉप 10% हटा दिया जाए तो हमारी रैंक कहां जाती है? 64,000 रुपीज है, यानी कि $770 है ओनली। नो बिग रीजन टू वरी, बिग रीजन टू थिंक फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम कुछ थ्योरी समझते हैं कि क्या है ये ग्रोथ पैराडॉक्स की थ्योरी, कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम। पहली तो है हमारी जॉबलेस ग्रोथ की थ्योरी, यानी बिकॉज सर्विसेज लेड ग्रोथ इज देयर, और सर्विसेज लेड ग्रोथ में जो इलास्टिसिटी है वो कम होती है। हमने आपको बताया होगा कि 1% इंक्रीज इन सर्विसेज जीडीपी विल ओनली लीड टू इंक्रीज इन 0.1% ऑफ जॉब्स। तो सर्विस लेड इंडस्ट्री क्योंकि हाई स्किल्ड लेबर नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है इतने लेबर्स की, इतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया को ज़रूरत है लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की, बट वो है नहीं। तो हम बात करते हैं दूसरा, कुजनेस कर्व। देखो कुजनेस कर्व ये बोलता है कि इनिशियली जब इंडिया कोई भी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो इनइक्वालिटी राइज करती है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो इनइक्वालिटी, वो जो वेल्थ रिक्रिएट हुई है इनिशियल ग्रोथ स्पर्ट जब आता है इकोनॉमी में, तब वो धीरे धीरे रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होती है और एक मिडिल क्लास राइज करता है, हाई इनकम हाई स्किल्ड मिडिल क्लास। बट इंडिया, ये देखा जा रहा है कि 1990s के बाद से आज तक, यानी लगभग 35 ईयर्स में ये इनइक्वालिटी सिर्फ बढ़ी ही जा रही है। इवन मिडिल क्लास और हाई नेटवर्थ वेल्दी इंडिविजुअल्स के बीच में ये खाई 1990s के बाद लगातार बढ़ी है। लोअर क्लास को तो छोड़ ही दो, अगर एक ग्राफ देखते हो तो लोअर क्लास तो पहले भी ये दूरी थी, बट ये दूरी तब भी कम थी। अब आज के बॉटम 50% और टॉप 1%, टॉप 10% और टॉप 1% के बीच में भी ये दूरी बढ़ी है। तो नाउ दिस इज द रीजन टू वरी। इसके साथ हम देखते हैं कि लुईस डुअल सेक्टर मॉडल हमें यह दिखाता है कि जो लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर है, कायदे से उसको ग्रो करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को, ये जो एक्स्ट्रा लेबर है उसको मैन्युफैक्चरिंग ही एब्जॉर्ब करता है, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एब्जॉर्ब करता है। बट इंडिया में नहीं है, वो भी नहीं है। चाइना का ग्रोथ स्टोरी यही है, केस स्टडी में भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजीज नई टेक्नोलॉजी या नए ऑटोमेशन, नए एआई से लगातार रिप्लेस हो रही है। And if our labor is not keeping up, or if our employees, our workers are not keeping up with times, तो फिर उनका जॉब से जाना भी निश्चित है, बिकॉज वी डोंट हैव अ बैकअप ऑप्शन। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि सर्विसेज से जॉब जाए तो आप मैन्युफैक्चरिंग आ गए, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग आ गए, एंड दैट इज अगेन अ बिग रीजन टू वरी। अगर हम केस स्टडी देखते हैं चाइना की, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। याद हो, इंडिया और चाइना का स्टोरी लगभग सेम था, ठीक। तो 62% एग्रीकल्चर में था चाइना में लेबर, वो अब घट करके 15 रह गया। अब ये थोड़ा और कम हो गया, लगभग 12.5-13% के आसपास, तो 15% रह गया। बट इसी पीरियड में 1987 से 2018 में इंडिया का जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है वो 62% से घट करके मात्र 40% हो पाया। और ये 40% भी पोस्ट पेंडेमिक बढ़ के 45% हो गया है। पोस्ट पेंडेमिक बढ़ करके 45% हो गया, यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस लगातार बढ़ी है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और डिफरेंस क्या है? देखो, चाइना ने हेविली इन्वेस्ट किया किसमें? प्राइमरी एजुकेशन में। हमने कहाँ इन्वेस्ट किया? हायर लेवल एजुकेशन में। हम ये उम्मीद किए कि ट्रिकल डाउन होगा,
कि भाई बच्चा पढ़ेगा, IIT में पढ़ेगा, NIT में पढ़ेगा तो देश को कुछ वापस करेगा। ठीक है, हम लोग ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा कम आंक लिए थे। तो इंडिया में जो टॉप डाउन अप्रोच लेके चला गया, तो वो एलिट्स तो बनाया जो बंगलोज में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बट एलिट्स तो बने, बट बहुत सारे लोग जिनको प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, जिनके लिए बेहतर ज़रूरतें ये ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, वो हम नहीं कर पाए। यानी ट्रिकल डाउन जो होना था वो हुआ नहीं, ना नॉलेज का और ना ही वेल्थ का। ठीक है, एक एलिट क्लास बन करके रह गया, एक इको चैम्बर्स बन करके रह गया। हम दूसरी केस स्टडी भी देखते हैं, ब्राजील की केस स्टडी, ये इनइक्वालिटी के अगेंस्ट फाइट में। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब ब्राज़ील भी एक तरह से पहले आज़ाद नहीं था, कॉलोनाइज था। जब आज़ाद हुआ तो वहाँ भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लूट के ही ले जाना है इंपेरियलिस्ट पावर को। तो सॉल्यूशन क्या निकाला इन्होंने, लगभग 14 ईयर्स तक ये लार्ज स्केल सोशल ट्रांसफर प्रोग्राम चलाए, जिसका नाम था बोल्सा फैमिलिया, यानी फैमिलीज को ट्रांसफर करते थे पैसा। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने मिनिमम वेज पॉलिसी भी लाई। तो इसकी वजह से, मिनिमम वेज पॉलिसी, सोशल ट्रांसफर्स की वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटीज कम हुई, धीरे धीरे कम हुई। अच्छी बात है, इंडिया में भी शुरू हुआ है। अब जैसे आपका PM आवास योजना हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ, PM किसान हुआ, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, बट इसका आपको सही मायने में आपको जो चीज़ें देखने समझने में भी 10-15 साल लगेंगे, चेंजेस देखने में। इसके साथ साथ ये रिजल्ट क्या हुआ कि जीनी कोफिशिएंट इसका गिरा 0.596 से 0.543, नॉट अ बिग नंबर बट स्टिल इट फेल। बट उसके बाद फिर रोक दिया गया, और इसकी वजह से फिर से क्या हुआ कि इनइक्वालिटी राइज करना शुरू कर गई। यानी सोशल ट्रांसफर जैसे ही रुका, क्योंकि आपके यहाँ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी रही है, लैक ऑफ डेवलपमेंट, लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ जॉबलेस यूथ। तो वो चाहते हुए भी काम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो जैसे ही आप सोशल ट्रांसफर्स रोकते हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं करते, तो फिर वो लोग जो आपके सोशल ट्रांसफर्स पे डिपेंडेंट थे, वो आउट ऑफ जॉब, आउट ऑफ मनी होना शुरू हो जाते। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर कार्ड। तो इंडिया का 134th है रैंक, और 134th रैंक के साथ साथ अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो तो इंडिया की 72 ईयर्स है, विच इज़ गुड। ठीक है, 33 साल थी जब आज़ाद हुए थे, बट हम और बेहतर कर सकते हैं। जापान हैज़ 84 ईयर्स। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में लगभग 25 का है, पोलैंड में इज लेस देन 5। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और कॉलेज एनरोलमेंट रेशियो इज क्वाइट लो, 1/3, 33% ओनली अगेंस्ट 75% ऑफ पोलैंड। ये लैक ऑफ कॉलेज एनरोलमेंट क्रिएटिंग लेस स्किल्ड लेबर, क्योंकि कॉलेज में जा कर के भी लोग बहुत स्किल्ड नहीं हो पा रहे, लेस स्किल्ड लेबर, और क्योंकि हमें सर्विसेज में ही है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही। ठीक है, इसके साथ साथ डेटा ये भी दिखाता है कि इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो ट्रांसफर नहीं हुई है। तो हम करें क्या, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। पैराडॉक्स तो है इंडिया में, पैराडॉक्स तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारी चॉइस क्या हो सकती है कि हम करंट मॉडल पे चलते रहें और एक फ्रैक्चर आ जाए हमारी सोसाइटी में, ये फ्रैक्चर जो है ये डिवाइड और बढ़ता जाए, या फिर हम जॉबलेस ग्रोथ और एलीट ड्रिवन ग्रोथ को हटा सकते हैं। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के जो हमारा 25% का टारगेट है उसके ऊपर सीरियसली काम किया जाए। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, यानी प्राइमरी एजुकेशन, फॉर्मलाइजिंग द इकोनॉमी, यानी ज़्यादातर इनफॉर्मल लोगों को एक फॉर्मल सिक्योरिटी नेट का पार्ट बनाएं। रिफॉर्म करें अपने एजुकेशन को, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करें स्टेट्स में। तो ये सब ज़रूरी है ताकि ह्यूमन स्किल डेवलप कर सके अपने लोग और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो अब डिबेट हमारी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कंक्लूड तो हमने किया। सवाल है आपसे, सवाल ये है कि इतने सारे जो चैलेंजेस हमने देखे, जॉब्स, इनइक्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन, कौन सा ऐसा स्टेप है जो आपको लगता है एक जो पहला कदम होना चाहिए? व्हाट शुड बी दैट फर्स्ट स्टेप दैट यू थिंक माइट बी द change or the spark for change to bridge the development gap in India? Do comment down your suggestions. मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। लाइक एंड शेयर दिस इफ यू लाइक, और आपके नॉलेज बेस में अगर एडिशन हुआ है तो। एंड रिमेंबर, आपका कोड यूज करना है आपको HS Live फॉर टेकिंग एडमिशंस इन
इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रतिज्ञा बैच 30 जून से शुरू हो गया है, लेट मत करो, जल्दी करो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।